नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आपका दोस्त एक बार लेकर फिर से हाजिर हूं कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहते हैं। ये नोट्स आपको काफ़ी शॉर्ट माध्यम से मैंने प्रोवाइड कराए हैं और इसी के साथ आज विश्व शिक्षक दिवस की मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन क्लास की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तुम अगर साथ दो तो कुछ और बात है। कहने को एक पैर पर चलती है दुनिया, लेकिन अगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तुम अगर साथ दो तो कुछ और बात है। कहने को एक पैर पर चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा पैर अगर साथ दे तो कुछ और बात है। आशा करता हूं आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे और आप इस क्लास को पूरा लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। और पहला ही प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। इसमें मैं आपको जितने भी अक्टूबर माह के इंपॉर्टेंट दिवस हैं इन सभी की जानकारियां दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे एक बार लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और 2021 में यह 67वें नंबर का है और इसकी थीम रखी गई है वन्य और आजीविका। क्या रखी गई है? इसकी थीम है वन और आजीविका। 2021 की थीम रखी गई है। एक इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, देखो। और 2021 की जो इसकी थीम रखी गई थी वह भी वन्य और आजीविका ही रखी गई थी, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको लगभग 30-31 अक्टूबर तक इन सभी दिवसों को पढ़ाऊंगा, तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे और आप काफ़ी अच्छे तरीके से ना याद भी कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यह प्रत्येक 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर यानी आज ही के दिन मनाया जाएगा। एयरफोर्स दिवस यह प्रत्येक 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस यह प्रत्येक 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और UNO डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही UNO की स्थापना हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आप इनका या तो रिवीजन कर लीजिए या मेरे साथ इनको नोट डाउन करते चलिए। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की वितरण की घोषणा हो चुकी है। यानी कि पहला नोबेल पुरस्कार जो कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके बारे में आपको बताऊंगा, नोबेल संबंधित सभी जानकारियां आपको दूंगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक रुकना है और पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल स्पेशल। सभी जानकारियां लिखकर लेकर आया हूं काफी शॉर्ट रूप से, तो इन्हें आपको अंत तक देखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीधा यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेगा, इसको हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध है। तो हाल ही में यदि हम बात करें, राष्ट्रीय कामधेनु के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर वल्लभ भाई के द्वारा एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान का नाम है कामधेनु दीपावली 2021। इस अभियान का संबंध है जितने भी गाय होती हैं उनके गोबर से जो दीपावली पर दीपक बनते हैं और गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां बनती हैं, उन सभी को किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो गाय के गोबर से यह मूर्ति निर्माण की जाएगी और लगभग 100 करोड़ दीपों का लक्ष्य रखा गया है इस दिवाली के लिए। ठीक है दोस्तों, यह कैसे होंगे? तो इको फ्रेंडली गणेश लक्ष्मी मूर्ति होंगी और दीप जितने भी होंगे दीप वो कैसे होंगे? गाय के गोबर के बने होंगे। इससे क्या होगा? रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत किसने की है? तो राष्ट्रीय कामधेनु के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर वल्लभ भाई। डॉक्टर वल्लभ भाई के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर, यह कब चलाया गया था? तो दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत क्या किया गया? तो स्वदेशी गाय नस्ल में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया था। काफी पुरानी योजना है, 2014 की योजना है, ये आपको देखना है। यह फैक्ट भी वतन प्रेम योजना, तो यह गुजरात की योजना है और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो जितने भी विदेश में रह रहे हैं यानी भारतीय, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने राज्य में,
तो इस योजना के तहत कर सकते हैं। वतन प्रेम योजना। नेक्स्ट हमारा खादी प्राकृतिक पेंट, तो यह कुमारप्पा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा जयपुर में। ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट, यह भी गाय के गोबर से ही बनाया गया एक पेंट है, इसलिए इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको असम से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, तो आपको उस क्वेश्चन को पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों काफी दिन हो चुके हैं मुझे ये करंट अफेयर नोट्स चलाते हुए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप वहां पर इसकी पीडीएफ को ले सकें। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, तो आप वहां से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में यदि हम बात करें, गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार यह एक लेखक और 2 संस्थाओं को दिया गया है, और गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार यह असम से संबंधित है। किससे? तो असम राज्य से यह संबंधित है, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि गोपीनाथ बारदोलाई यह कौन है? तो यह असम के कौन है? यह आधुनिक संस्थापक हैं असम के, और इन्हीं के नाम पर एक गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार दिया जाता है, जो 2021 में लेखक निरोध कुमार को दिया गया है, और 2 संस्थाएं हैं, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो कि महिलाओं और बच्चों को बढ़ावा देती हैं। इसी के साथ शिलोंग चैम्बर यह लोक संगीत को बढ़ावा देती है। इसे हाल ही में गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे यह क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि 2021 गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर देना है कि इसका आंसर है लेखक निरोध कुमार, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट और शिलोंग चैम्बर, यानी एक लेखक और 2 संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेकर चलते हैं आपको आज के प्रमुख लल्लन टॉप पुरस्कार, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उनका आप मेरे साथ या तो रिवीजन कर लीजिए या उनको मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। यह पुरस्कार आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आइए देखते हैं। हाल ही में आपको पता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 दिया गया था, और यह किसे दिया गया था? तो फिरोज फैजा को, जो कि बांग्लादेश की महिला हैं, इनको दिया गया था, और स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में इन्हें यह चेंज मेकर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया था। इसी के साथ 2020 में यह पायल जांगड़ को मिला था बाल विवाह रोकने के लिए। इसी के साथ मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था SDG प्रोग्रेस अवार्ड, यह शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इन्हें दिया गया था। इसी के साथ ओलंपिक लॉरेल अवार्ड यह मोहम्मद यूनुस को दिया गया था, और यह भी बांग्लादेश के ही थे। इसी के साथ आपको पता है कि रेमन मैक्सेस अवार्ड 2021 भी प्रदान कर दिए गए हैं, और यह 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से फिरदौस कादरी, यह भी बांग्लादेश की एक महिला है, इन्हें दिया गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यह सुंदर जानी को दिया गया है। रेंजर अवार्ड यह महेंद्र गिरी जी को दिया गया है। विटली अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, यह नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। यह नागालैंड से संबंधित है, और एक पक्षी है जिसका नाम है अमूर फॉल्कन, इसके संरक्षण के लिए इन्हें यह विटली अवार्ड 2021 दिया गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 69वीं विश्व मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से संबंधित है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 यह किसे दिया गया है? तो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को यह दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं उसमें आपको बताने वाला हूं कि हाल ही में एक डूरंट कप का आयोजन हो रहा था, और वह किसके द्वारा जीत लिया गया है। तो आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंट कप के 130वां संस्करण जीत लिया है? तो आपको पता है कि यह फुटबॉल से संबंधित एक डूरंट कप है, और इसका हाल ही 2021 में 130वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में, जिसे हाल ही में किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो FC गोवा, जो कि पहली बार इस डूरंट कप को जीती है, यह जीत लिया गया है FC गोवा के द्वारा, जिसमें उपविजेता रहे हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपके लिए लिखकर ले आया हूं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूरो कप 2021 किसने जीता है? इटली ने। कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह कतर दोहा में इसका आयोजन होने वाला है। खेला होवे दिवस यह प्रत्येक 16 सितंबर से शुरू होगा, और पश्चिम बंगाल में यह खेला शुरू किया गया है। खेला होवे दिवस किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है,
और यदि हम बात करें यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये 2-4 पॉइंट याद रखने हैं, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक जीके जो कि अब आधुनिक स्टैटिक जीके आती है, तो वही करंट अफेयर की स्टैटिक जीके आपको याद रखनी है। यही आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया गया है। तो यह तेलंगाना में शुरू किया गया है, जिसमें एक ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। सीड कॉप्सन ड्रोन इसका नाम है, सीड क्रॉम्पटन ड्रोन नाम है इस ड्रोन का। और इस ड्रोन के तहत क्या किया जाएगा, तो खाद, बीज और मिट्टी का एक गोला बनाकर इसे क्या किया जाएगा, तो खेत में डाला जाएगा, यानी फेंका जाएगा, और उसी ड्रोन के द्वारा इसे रोपित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि तेलंगाना ने ऐसा क्यों किया है। तो इससे क्या होगा, पैदावारी में बढ़ावा मिलेगा और खेत की जांच भी हो जाएगी। ये सभी काम हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान के तहत हो जाएगा, और यह यहाँ के सीएम चंद्रशेखर राव के द्वारा चलाया गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था, और प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव। हाल ही में आपको पता है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यह भी तेलंगाना में चलाया गया था, यानी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसमें ड्रोन की सहायता लेकर जितने भी असहाय लोग हैं उनके लिए सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का एक हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, जो कि तेलंगाना में ही चलाया जा रहा था। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। हेल्पफुल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे बताएंगे सभी जीआई टैगों के बारे में। अब 2 नए जीआई टैग और आए गए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। बाड़ा कोलम व सफेद प्याज का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो हाल ही में बाड़ा कोलम यह चावल की किस्म है, और सफेद प्याज यह प्याज की किस्म है। इनको 2 नए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। यह महाराष्ट्र के 2 नए जीआई टैग हैं। अब देखेंगे हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। तो यह वह क्वेश्चन है जो मैं आपको पिछली कक्षा में करा चुका हूं। आपको पता है हाल ही में मीठा खीरा और एक संतरे का जीआई टैग भी दिया गया था। तो मीठे खीरे का जो जीआई टैग दिया गया था वह नागालैंड को दिया गया था। अब हम बात करें जीआई टैग की, तो यह 1999 का एक एक्ट है जिसे 2003 में लागू किया गया था, और इसका पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। कब, तो 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान किया गया दार्जिलिंग की चाय को। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य रहता है। हाल ही में सोजत मेहंदी यह राजस्थान की मेहंदी है और इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। मणिपुर की हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला था। कंदमाल यह हल्दी की किस्म है और यह उड़ीसा का जीआई टैग है। चकाहाव जिसे हम काला चावल के नाम से जानते हैं, और यहीं का संतरा जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। और असम की तेजपुर लीची का जीआई टैग मिल चुका है। इसी के साथ जुडीमा राइस वाइन यह असम की शराब है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो यहाँ की डिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है शराब, उसी का एक जीआई टैग है जुडीमा राइस वाइन। ठीक है, जो चावल के द्वारा बनाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सीधे सीधे इसका आंसर। हाल ही में जल जीवन मिशन JJM के तहत जल जीवन मिशन एवं ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में पहले आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन क्या है। तो हम आपको बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से एक मिशन की घोषणा की गई, और इस मिशन का नाम था जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य रखा गया था 2024 तक हर घर जल। ठीक है, और इसी के साथ एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई थी जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री बनाए गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, और इसी मिशन के तहत 2021 में एक जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये 2 चीजें लॉन्च की गई हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला हर घर जल वाला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप यह क्या है, तो पुरी उड़ीसा में एक ऐसा
मतलब एक ऐसा अभियान चलाया गया था ड्रिंक फ्रॉम टैप, जिसके तहत क्या हुआ तो किसी भी व्यक्ति को शुद्धतम जल मिल सके, इसी के लिए चलाया गया था ड्रिंक फ्रॉम टैप। कहां पर? तो उड़ीसा, पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन काफी पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र यानी स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो न्याय मंत्री और कानून मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह इसका कार्य क्या होगा? तो किसी भी खेल में तनाव तथा विवाद की स्थिति का निपटारा कौन करेगा? तो खेल मध्यस्थता केंद्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका उद्घाटन या लॉन्चिंग इसकी किसके द्वारा? तो न्याय और कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक स्पेशल फैक्ट आपको देखना है कि मानव विकास सूचकांक के कितने आधार होते हैं? तो इसके 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। हाल ही में आपको पता है कि खेलो इंडिया गेम्स का 4था संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो पंचकुला, हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो आइए, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी है और 2021 का पहला नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है। इसमें हम बात करें कि 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यदि वन लाइनर में हम देखें तो डेविड जूलियस और अर्डेम पोटानियन को यह 2021 का पहला नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और इन दोनों को यह प्रदान किया गया है। टच और टेम्परेचर के लिए इन्होंने एक खोज की है जिसका नाम है रिसेप्टर की खोज की है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार देखते हैं। अब हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार स्पेशल। यह आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा और आपको काफी अच्छे से इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। नोबेल स्पेशल में हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से की गई थी। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक 10 दिसंबर को यह प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, परंतु 1969 से इसमें एक नया क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यह 6 क्षेत्र हो गए। कौन कौन से? तो शांति का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये 6 क्षेत्र हैं। यानी कि हम बात करें कि छठा जो क्षेत्र था इसका अर्थशास्त्र का पुरस्कार, यह कब जोड़ा गया? तो 1969 में इसे ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी इसी के दिन और उसके 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण इसकी शुरुआत की गई अर्थशास्त्र के नोबेल की। अब हम बात करें कि एकमात्र ऐसा नोबेल जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है तो वह है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि कहां पर दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। बाकी पांचों के पांचों जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वह कहां दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां पर दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये प्रमुख जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अब आपको देखना है कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था वह किसे किसे दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में 2 लोगों को दिया गया है, 2020 में 3 लोगों को दिया गया था, जिनका नाम मैं आपके लिए शॉर्ट में लिखकर लेकर आया हूं, राइस, हाफ्टन और अल्टर। ठीक है दोस्तों, राइस, हाफ्टन और अल्टर। बात करें जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और पहला शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वह किसे दिया गया था? तो हेनरी ड्यूनेट को यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। तो जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करेंगे आज वाले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है और कमेंट करके हमें इसका आंसर देना है। सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? अब हम बात करेंगे कल वाले फूल पत्ती के सवाल के आंसर की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार देश में औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
11.5% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।